प्यारे छात्रों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। डेरिवेटिव्स यही कहा जाए कि अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत हम लोग किसी दिए हुए फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट होने के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ठीक, आज हम लोग जो सबसे कॉमन विधि है किसी भी फलन को ज्ञात करने की, वह स्थानीय उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा, जो सबसे कॉमन है, आप लोग हल भी करते हैं। इसी को ध्यान देना है। इसमें ये देखना है कि द्वितीय अवकलज द्वारा किसी भी फलन को मैक्सिमा या मिनिमा किस बिंदु पर है, मैक्सिमम या मिनिमम कौन सा मान है, ज्ञात करने लिए किन किन चरणों का हम प्रयोग करते हैं, पहले यह समझेंगे, उसके बाद दिए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, अब जो है इसमें ये देखना है कि कौन कौन से चरण। तो सबसे पहले देख लिया जाए, मान लिया गया कि कोई फलन y बराबर एफ एक्स, कोई फलन y बराबर एफ एक्स है। यदि इसको हम द्वितीय अवकलज द्वारा मैक्सिमा या मिनिमा दिखाना है कि कब होगा या क्या करने की विधि है, तो किन किन चरणों का। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले यदि y बराबर एफ एक्स दिया हुआ है या केवल फलन केवल x के रूप में दिया हुआ है तो हम उसको y मान लेते हैं, y बराबर एफ एक्स मान लेंगे। जैसे लिखा हुआ है x² + 6x + 9 का रहा मैक्सिमम ज्ञात करने के लिए, तो हम इसको मान लेंगे y बराबर। यदि y पहले से दिया हुआ है तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप है कि दिए हुए फलन y बराबर एफ एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करके dy/dx ज्ञात कर लेते हैं, पहला। उसके बाद dy/dx से जो प्राप्त मान है उसको क्या करते हैं, dy/dx बराबर 0 कर देते हैं। जब हम dy/dx 0 करेंगे तो x का द्विघाती समीकरण है तो 2 मान आएगा, त्रिघाती समीकरण है तो 3 मान आ सकता है, जैसा रहेगा। तो dy/dx 0 करने के बाद x के विभिन्न मान ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कि हमको x के 3 मान हो गया, a, b, c। केवल 1 मान भी हो सकता है, 2 मान भी हो सकता है और 3 उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक, अब अगला स्टेप क्या है, थर्ड, कि d2y/dx² ज्ञात करते हैं। d2y/dx² ज्ञात कर लेते हैं। अब क्या करते हैं देखिए, अब d2y/dx² जब ज्ञात कर लिए तो उसमें x के स्थान पर मान एक एक मान लेते हैं। मान लीजिए x बराबर a ले गया, चला गया है, जांच करते हैं। x बराबर b लेकर के जांच करते हैं, फिर x बराबर c लेकर ऐसे जांच करते हैं। फिर d2y/dx² में x के स्थान पर a b c रखने के बाद ऐसे लिखा जाता है d2y/dx² एट x इक्वल टू a। जब x का मान a है तो d2y/dx² का मान क्या है, या x बराबर जब b है तो d2y/dx² का मान क्या है। ठीक है, ठीक। अब हम जांच कर लें, मान लें कि x बराबर a पे जांच करना है कि दिया हुआ फलन मैक्सिमम या मिनिमम कब होगा, मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा कि नहीं भी हो सकता है। तो अब इसमें देखिए, पहला जब d2y/dx² निकल गया, अब उसमें x बराबर a रखेंगे। यदि d2y/dx² x बराबर a रखने पर <0 का मतलब क्या हो गया कि ऋणात्मक आ रहा है। x बराबर a रखने पर d2y/dx² का मान ऋणात्मक आ रहा है, तो जो x बराबर a होगा वह बिंदु स्थानीय उच्चिष्ट का बिंदु होगा। x बराबर a स्थानीय उच्चिष्ट का बिंदु होगा। और जब दिए हुए फलन में, जैसे y बराबर यहाँ लिखा हुआ है एफ एक्स है, x का मान x बराबर a रख देंगे। एफ ए का मतलब x बराबर a, दिए हुए फलन में x बराबर a रखने पर फलन का उस बिंदु पर उच्चिष्ट मान निकल जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यदि x बराबर a रखने पर d2y/dx² का मान क्या हो जाए, धनात्मक हो जाए, तो x बराबर a जो है वह स्थानीय निम्निष्ट का बिंदु होगा। और जब x बराबर a रखेंगे फलन के मान में, मतलब इसमें रखेंगे, तो फलन का निम्नतम मान निकल जाएगा। ठीक, लेकिन
यदि d2y/dx², यदि x बराबर a रखा गया और d2y/dx² का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तब क्या करते हैं कि d2y/dx² का एक बार और अवकलन करके हम क्या ज्ञात कर लेंगे, dq, यानी कि लिखा हुआ है dq/dx³ ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात करेंगे यदि उसमें x बराबर a रखा जाए और उसका मान शून्य न हो, ध्यान देना है, x बराबर a रखा जाए और उसका मान शून्य न हो, तो x बराबर, देखिए x बराबर a न तो स्थानीय उच्चिष्ट है न तो निम्निष्ठ है। ठीक, यदि x बराबर a रखने पर dq/dx³ बराबर 0 हो जाए तो क्या ज्ञात करेंगे, ये वाला पद ज्ञात करेंगे, ये वाला पद ज्ञात कर लेंगे। यदि यह x बराबर a रखने पर <0 हो जाए, मतलब इसका मान क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो x बराबर a स्थानीय उच्चिष्ट का बिंदु होगा और x बराबर a फलन के मान में रख देंगे तो फलन का उच्चतम मान निकल जाएगा। यदि d4y/dx4 > 0 मतलब पॉजिटिव हो जाए तो निम्नतम का बिंदु होगा। इस प्रकार हम द्वितीय अवकलज विधि द्वारा किसी दिए हुए फलन के उच्चतम या निम्नतम बिंदुओं को तथा फलन का उच्चतम या निम्नतम मान क्या होता है ज्ञात करते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, ये प्रश्नावली NCERT प्रश्नावली देखिए 6.5 कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों को स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान यदि हो तो ज्ञात करना है। ये फलन का मान दिया हुआ है, ठीक, 2 दिया हुआ, देखिए यहाँ पे तीसरे, उसमें तीसरे का दूसरा कह रहा है कि फलन HX बराबर है sin x + cos x। कंडीशन है कि जो कोण है x का मान 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए, x का मान 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए। इसको हमको दिखाना है स्थानीय उच्चतम या निम्नतम। तो सबसे पहले किसी फलन को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। यहाँ fx की जगह पे hx दिया हुआ है तो hx का एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, h' लिखा जा सकता है। साइन का अवकलन करेंगे, कास हो जाएगा, कास का हो जाएगा माइनस साइन। और हम जानते हैं कि उच्चतम या निम्नतम मान के लिए h' को क्या रखना है, 0 रख दिए। इसको हल करेंगे, देखिए कास x माइनस साइन x, कास x बटा साइन x, कास x से दोनों पक्षों में भाग दीजिए, tan x बराबर 1 हो गया, tan x बराबर tan π/4। केवल यहाँ आप देखेंगे तो तीसरे चतुर्थांश में भी मान जो कोण है उसका हम tan लें तो कहीं न कहीं एक मान ये भी आएगा, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है कि x का मान 0 से π/2 में है। इसका मतलब थीटा का वह मान लेना है जो प्रथम चतुर्थांश में है, तो tan π/4 हो गया, π/4। इसका मतलब x बराबर क्या हो गया, π/4 हो गया। अब क्या करते हैं, अगला चरण क्या होता है, उसका d2y/dx², यहाँ h" कर दिए, मतलब h' का एक बार अवकलन कर दिए, यह आ गया माइनस साइन x माइनस कास x। अब जो x का मान निकला है π/4 पर, x बराबर π/4 पर इस द्वितीय अवकलज का मान ज्ञात करेंगे। माइनस करने में 2 आ गया, निगेटिव हो गया। और चूँकि द्वितीय अवकलज उस बिंदु पर निगेटिव है, इसका मतलब कि x बराबर π/4 पर फलन hx का मान क्या हो जाएगा, वो उच्चतम हो जाएगा या महत्तम हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। और x बराबर π/4 हम कहाँ रखेंगे, दिए हुए फलन में रख देंगे तो स्थानीय उच्चतम मान हमारा निकल जाएगा। ठीक, काफ़ी बड़े प्रश्न है। आगे एक और एग्जाम्पल देखा जाए, यदि इस तरह का आ जाए समीकरण के रूप में, ये तीसरे का 5वां है। यहाँ लिखा हुआ है fx बराबर x³ - x² + 9x + 15। कह रहा है कोई कि यदि स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान हो तो ज्ञात करिए। तो सबसे पहला हो जाएगा f'(x), मतलब कि उसका एक बार अवकलन करेंगे। फॉर मैक्सिमा या मिनिमा f'(x) बराबर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। हल करने के बाद हमारा 2 मान आ गया, x बराबर 1 और x बराबर 3 आ गया। इन दोनों मानों पर अलग अलग हम फलन के मैक्सिमा या मिनिमा की जांच करेंगे। मतलब किस बिंदु पर मैक्सिमा है
और किस बिंदु पर मिनिमा है। अब तो पहला स्टेप हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 1 का। जब एक बार और अवकलन कर देंगे यहाँ, तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, 6x माइनस 12, इसको मानिए समीकरण नंबर 2 है। ठीक, अब एक्स बराबर ए पर ए एफ डैश एक्स का चिन्ह देखिए, एक्स बराबर 1 के लिए ए एफ डबल डैश एक्स, मतलब एफ डबल डैश एक्स का जो मान आया है उसमें एक्स बराबर 1 रख देंगे। ये -6 आ रहा है, ऋणात्मक हो रहा है, इसका मतलब कि एक्स बराबर 1 के लिए फलन क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ लिखा हुआ है एक्स बराबर 1 पर फलन स्थानीय उच्चतम का बिंदु है। ये जो बिंदु है ये स्थानीय उच्चतम का बिंदु है, और एक्स बराबर 1 रखेंगे तो फलन का मैक्सिमम मान निकल जाएगा। इसी तरह से एक्स बराबर 3 रखने पर एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 3, ये क्या आ रहा है, धनात्मक आ जा रहा है। इसका मतलब कि एक्स बराबर जो 3 होगा वो स्थानीय निम्नतम का बिंदु होगा और स्थानीय न्यूनतम मान 8 है। इस प्रकार हम मैक्सिमा या मिनिमा ज्ञात करेंगे। इसके सभी खंडों को हल करिए। ठीक, अब यहाँ ये थोड़ा अलग तरह का है। प्रश्नावली 6.5 चौथे का ए और चौथे का बी कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान, जो फलन दिया हुआ है ये दिखाना है कि इनके उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ठीक, अब देखिए पहला ए, देखिए दिया हुआ फलन क्या है, ए एफ एक्स बराबर ई पावर एक्स, ये 4 घातांकी फलन कहा जाता है। ठीक, अब देखिए ए एफ डैश एक्स निकालेंगे, अगला चरण जानते ही हैं, एफ फॉर मैक्सिमा मिनिम या मिनिमा एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और ई पावर एक्स बराबर 0 हो गया। अब हमको निकालना है एक्स का मान, लेकिन ये बताइए आप ये देखेंगे एक्स का कोई भी मान लिया जाए, एक्स का चाहे पॉजिटिव मान ले चाहे नेगेटिव मान ले, कोई भी मान ले, तो एक्स का कोई भी मान लेने पर ई पावर एक्स बराबर 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि ई पावर हम एक्स बराबर -2 ले लें, ये हो जाएगा ई पावर 2, कुछ भी ले लें, एक्स का कोई मान लेंगे तो ई पावर एक्स 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यदि एक्स बराबर 0 लेंगे तो ई पावर 0 1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये लिखा हुआ है कि एक्स के किसी भी मान के लिए ई पावर एक्स 0 नहीं है, कोई भी मान 0 हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब यहाँ लिखा एक्स एलिमेंट ऑफ आर, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित नहीं या विद्यमान नहीं है, या ये कहा जाए कि ऐसी कोई वास्तविक संख्या विद्यमान नहीं है जिसके लिए एफ डैश एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। अतः फलन एफ का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ठीक, इसी तरह से यदि जी एक्स बराबर log x दिया हुआ है तो जी डैश एक्स बराबर हो जाएगा 1/x, और मैक्सिमा मिनिमा जी डैश एक्स बराबर 1/x हो जाएगा। और हम जानते हैं, देखिए log x धनात्मक संख्या के लिए परिभाषित है। ध्यान दीजिए, log x जो होता है, log x किसके लिए परिभाषित है, धनात्मक संख्या x के लिए परिभाषित है। अब ठीक है ना, ऐसी कोई धनात्मक संख्या नहीं है, ऐसी कोई धनात्मक संख्या नहीं है जिसके लिए 1/x क्या हो जाए, 0। ऐसा कोई x का कोई धनात्मक मान नहीं है जिसके लिए 1/x बराबर 0 हो जाए। अतः x एलिमेंट ऑफ आर इस प्रकार से विद्यमान नहीं है कि जी डैश एक्स बराबर 0 हो जाए। अतः फलन का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ठीक है, कभी कभी आता है कि कोई अंतराल, कोई क्लोज इंटरवल दे देगा, अब पूछेगा कि इस क्लोज इंटरवल के लिए या उस इंटरवल में फलन का निरपेक्ष उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करिए। ठीक, तो इस तरह का प्रश्न ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो भी फलन दिया रहता, कोई फलन दिया हो, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स ज्ञात कर लेते हैं। पहला काम एफ डैश एक्स ज्ञात करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर क्या करेंगे, 0 ज्ञात कर लेंगे। ठीक, रखने के बाद एक्स का कुछ भी मान आता है, 1 मान 2 मान कुछ भी आएगा, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसको 0 के बाद रखेंगे, एक्स का मान आएगा 1 मान या 2 मान,
अब क्या करते हैं कि यक्स के जितने मान आते हैं उन बिंदुओं पर तथा फलन के अंत बिंदु, इनको अंत बिंदु कहा जाता है। जैसे अंत बिंदु क्या है यहाँ पे -3 और -3 और 1। तो यक्स का जो मान आया है उस पर और इस अंत बिंदु पर फलन का हम मान ज्ञात करते हैं। जिस बिंदु पर हम देखते हैं कि किस बिंदु पर फलन का मान मैक्सिमा है या मिनिमा है, या इन बिंदुओं पर फलन का उच्चतम या निम्नतम मान क्या है। जैसे इसी में देखा जाए कारा ये फलन दिया हुआ है, इस अंतराल में फलन का उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करिए। तो दिया गया फलन f(x) है। फिर क्या करेंगे, f' याद कर लेंगे, f' बराबर 0 करेंगे। फिर और यहाँ x का मान 1 आ गया। देखिए x का मान 1 आ गया। हो सकता है कि जब द्विघाती समीकरण आता 2 मान भी हो सकता था। अब 1 पर और अंत बिंदु क्या है -3 और 1, तो बात तो ही गई 1 पर और -3 पर। देखिए चूँकि 2 बार लिखना नहीं है x पे, 1 पर और -3 पर हम फलन का मान ज्ञात करेंगे। x बराबर 1 पर देखिए कुछ करना नहीं है, फलन जो लिखा f(x) लिखा हुआ है उसमें x बराबर 1 रख देंगे। तो जब x बराबर 1 रख रहे हैं तो फलन का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। या x बराबर -3 रखने पर फलन का मान 19 आ रहा है। इसका मतलब कि x बराबर -3 पर निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है, 19 है। x बराबर a पर निरपेक्ष न्यूनतम मान 3 है। ठीक, तो इस प्रकार से हम दिए हुए क्लोज इंटरवल में उच्चतम फलन का निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करते हैं। ठीक, तो अभी तक हम लोग ये ज्ञात कर रहे थे कि फलन का मान दिया रहता था, फलन परिभाषित रहता था और हम मैक्सिमा या मिनिमम मान ज्ञात करते थे। ठीक, अब कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं कि सबसे पहले हम कुछ कंडीशन दिया हुआ है जो हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित होता है। हम यहाँ क्या करेंगे कि हम पहले फलन को फॉर्म करेंगे, फलन बनाएंगे, जिसका मैक्सिमा या मिनिमम मान ज्ञात करना है उसको हम बनाएंगे, उसके बाद तब उसको हम हल करेंगे। जैसे एक प्रश्न देखा जाए, कारा की ऐसी दो संख्या ज्ञात करिए जिनका योग 24 है, और ध्यान देना है कंडीशन क्या है कि वह दोनों जिनका गुणनफल क्या हो, उच्चतम होना चाहिए। मतलब ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जो 24 का गुणनखंड है, या दोनों दो जिनका योग क्या है 24 है, सॉरी ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है कि जिनका योग क्या है 24 है और जिनका गुणनखंड उच्चतम है। ठीक, देखा जाए कैसे हल करेंगे। हम मान लेंगे कि देखिए x और 24 - x दोनों का योग करें। देखिए x प्लस 24 - x, x कैंसिल हो गया, ये हो गया 24। तो मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या हो गई 24 - x। कंडीशन क्या है कि दोनों का योगफल कितना है 24 है, ये हो गया। अब एक कंडीशन और दिया हुआ है कि जिनका गुणनफल क्या होना चाहिए, वह दोनों संख्याएं इस प्रकार से, मतलब x और यह ऐसी होनी चाहिए, इन दोनों का मान ज्ञात करना है कि जब दोनों का गुणनफल क्या हो, उच्चतम हो। तो यदि मान लिया गया कि यदि y इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है तो y क्या हुआ, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है 24 - x है, इन दोनों का गुणनफल है। यदि y इन दोनों गुणनफल है तो y बराबर इतना हो जाएगा। अब हमको दिखाना है कि y बराबर जब मैक्सिमम है, गुणनफल जब मैक्सिमम है, तो इन दोनों संख्याओं का मान कितना होगा। ठीक, यही करना है कि जब y का मान मैक्सिमम है तो दोनों संख्याओं का मान कितना होगा। अब y बराबर इतना हो गया। अब हम जानते हैं कि जब फलन का मान बन गया, फलन हम बना लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि dy/dx याद करेंगे। तो dy/dx याद कर लेंगे। ये कितना आ गया, देखिए ये 24 - 2x, इस समीकरण नंबर हम 2 मान लें। मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, जो कि उच्चतम का रहा है, तो मैक्सिमम मान के लिए dy/dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x बराबर 12 आ गया। अब क्या करते हैं कि d2y/dx², जो यहाँ समीकरण नंबर 2 आया हुआ है, इसका एक बार x के सापेक्ष और अवकलन कर दिए, तो d2y/dx² बराबर हो गया -2। अब x का मान 12 है, x का पद है भी नहीं,
वैसे भी लिखना चाहें एक्स बराबर 12 पर डी टू ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया -2। -2 क्या है ऋणात्मक है, इसका मतलब कि एक्स बराबर 12 पर वाई का मान क्या होगा उच्चतम होगा। यदि पॉजिटिव आ जाता तो निम्नतम होगा। तो यदि एक्स बराबर अब उच्चतम हो गया वैसे भी हो गया। देखिए ये कह रहा था जब गुणनफल उच्चतम है तो हम देख रहे हैं कि एक्स बराबर 12 पर फलन का मान वैसे उच्चतम हो जा रहा है। तो जब एक्स बराबर 12 है तो पहली संख्या एक्स मानी गई है तो पहली संख्या 12 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 24 माइनस एक्स बराबर ये भी 12 हो जाएगी, मतलब कि दोनों संख्या 12 है। उस स्थिति में दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा उच्चतम हो जाएगा। ठीक, अब जो है एक प्रश्न और देखा जाए। ये कई साल भी आया हुआ है, ये 19वां प्रश्न है। उसी प्रश्नावली का एनसीईआरटी में देखेंगे 19वां प्रश्न है। सिद्ध करना है कि एक दिए हुए वृत्त, देखिए एक दिया हुआ वृत्त, ये सबसे कंडीशन ये होता है कि जो चीज़ दी होती है वो कांस्टेंट के रूप में, उसके चर को हम कांस्टेंट के रूप में लिखते हैं। कह रहा एक दिया हुआ वृत्त है जिसके अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। इसका मतलब कि हम ये देखेंगे कि वृत्त मान के लेके चलेंगे, उसके अंतर्गत यदि कोई आयत है, ठीक, तो वह आयत, ठीक है ना, या ये कहा जाए कि यदि कोई वृत्त मान लिया गया है, यदि उसके अंतर्गत हमें कोई भी आयत लें तो उसका क्षेत्रफल मैक्सिमम होगा यदि वह क्या हो जाए वर्ग हो जाए, क्या हो जाए वर्ग हो जाए। तो हम आयत मान के चलेंगे और देखेंगे कि वो मैक्सिमम तब हो रहा है जब वह वर्ग हो जा रहा है। वर्ग का मतलब क्या हो जाए कि सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जा रही हैं। जैसे देखा जाए एक यहाँ वृत्त बना लिया गया, देखिए फिगर बना हुआ है, फिगर या एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है ओ है, त्रिज्या क्या है आर। वृत्त दिया हुआ है, इसका मतलब वृत्त परिभाषित है, तो हमने मान लिया कि वृत्त की त्रिज्या आर है, मतलब जहाँ आर कांस्टेंट हो जाएगा। वृत्त दिया हुआ है तो माना कि एक वृत्त है जिसके अंतर्गत एक आयत है ABCD, ये मान के चलें। वृत्त का केंद्र क्या है ओ है तथा त्रिज्या आर है। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या दिखाना है कि आयत का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। इसका मतलब हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल आयत का कब हम ज्ञात कर पाएंगे जब उसकी लंबाई मालूम हो और चौड़ाई मालूम हो। तो देखिए फिगर में लंबाई क्या है AB मालूम है, AB मालूम हो जाए और BC, AB और BC हम मान लिए हैं। देखिए कोण, देखिए फिगर से कोण CAB, कोण CAB है लिखा हुआ है। कोण CAB बराबर क्या मान लिया गया थीटा, कोण CAB बराबर मान लिया गया थीटा। अब त्रिभुज CAB में समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर हो गया BC बटा AC, लंब बटा कर्ण BC। AC क्या है, देखिए AC वृत्त का व्यास है, तो त्रिज्या R है तो AC क्या हो जाएगा 2R, तो BC बराबर हो गया 2R साइन थीटा। इसी तरह से कास थीटा लेंगे तो ठीक है AC बराबर हो गया 2R कास थीटा। तो देखिए यहाँ से हम कहीं कहीं इसकी भुजा निकालने में सफल हो गए, BC निकल गया और AB निकल गया। यदि हम मान लीजिए कि आयत का क्षेत्रफल A मान लिया जाए तो क्षेत्रफल A बराबर क्या हो जाएगा लंबाई पूरे चौड़ाई, ठीक। ये हो गया 2R कास थीटा, ये हो गया 2R साइन थीटा, 2R स्क्वायर और 2 साइन थीटा, इसको ऐसे लिख लेंगे। और 2 साइन थीटा कास थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा होता है, ये आ गया। और क्षेत्रफल हो गया 2R स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये हुआ समीकरण नंबर 1। अब जा करके जिसको हमको मैक्सिमा या मिनिमा दिखाना है वो फलन पता चल गया अभी इतना। अब देखिए R, चूँकि वृत्त दिया हुआ है, वृत्त का त्रिज्या हमने मान चुका है, फिक्स है, R बदलना नहीं है। इसका मतलब R कांस्टेंट, जहाँ भी हम अवकलन करेंगे R कांस्टेंट लेंगे। अब A किसका फलन है थीटा का फलन, देखिए ये थीटा का फलन है, इसका मतलब कि इसको हम A के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, तो अधिकतम क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा DA बटा D थीटा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब समीकरण नंबर 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन किया जाए DA अपॉन D थीटा, देखिए तो TR स्क्वायर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, DA अपॉन D थीटा ये 2R स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा और कास 2 थीटा क्या हो जाएगा 2
2 साइन -2 साइन दे -2 साइन 2 थीटा, ये cos 2 थीटा का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2r² साइन 2 थीटा है, तो d/d थीटा निकालना है, तो 2r² हो गया और साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये बराबर इतना है, d/d थीटा 2r² कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, और कास्ट साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा इंटू 2 हो जाएगा, मतलब हो गया 4r² cos 2 थीटा। हमारा ये मान आ गया। देखिए d/d थीटा का मान हमारा हो गया ऐसे, ये हो गया। मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, d/d थीटा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। cos 2 थीटा और 0 हो गया, cos 90 का मान 0 होता है, थीटा और π/4 आ गया, थीटा का मान π/4 आ गया। अब हम ये देखेंगे कि थीटा बराबर π/4 पर क्षेत्रफल मैक्सिमा या मिनिमा होगा। उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले d/d थीटा निकला हुआ है, उसका एक बार और अवकलन कर दिया जाए थीटा के सापेक्ष, तो d2a/d थीटा स्क्वायर और हो जाएगा -8r²। इसका अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा। अब हमको देखना है मैक्सिमा जांच करने के लिए कि क्या थीटा का जो मान आया हुआ है उस पर यह d2a/d थीटा स्क्वायर निगेटिव है कि नहीं है। तो d2a/d थीटा स्क्वायर हो गया -8r² साइन 2 थीटा, थीटा का मान रख देंगे तो हमारा आ रहा है -8r², जो कि निगेटिव लेस देन 0 है, निगेटिव है। चूँकि थीटा बराबर π/4 पर d2a/d थीटा स्क्वायर क्या है, निगेटिव है, इसका मतलब कि थीटा बराबर π/4 पर जो क्षेत्रफल होगा a वह क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, अब ये देखना है कि जब क्षेत्रफल मैक्सिमम होगा तो आयत वर्ग होगा कि नहीं होगा, मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगे कि नहीं। तो थीटा बराबर π/4 पर AB, देखिए AB यहाँ ऊपर देखा जाएगा, AB का मान क्या आया था 2r cos थीटा, थीटा का मान π/4 रखा जाए, यह आ गया कड़ी में 2r। ठीक, आयत की भुजा, आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, आपस में क्या बराबर होती है, इसका मतलब यहाँ देखिए AB का मान आ गया, A हो गया, इसका मतलब यदि आयत मान के लिए चल रहे थे, यदि AB का मान इतना आ गया, इसका मतलब AB हो जाएगा। ठीक, BC का मान भी हो जा रहा है, देखिए A बराबर हो गया कड़ी में 2r और BC बराबर आ गया है कड़ी में 2r। यदि BC बराबर कड़ी में 2r है तो ये भुजा भी कड़ी में 2r है। आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, इसका मतलब चारों भुजाएं आपस में क्या हो रही हैं, बराबर हो रही हैं। ठीक, देखिए AB बराबर BC हो गया, अतः ABCD एक वर्ग है। आयत तो पहले से था, चारों कोण आपस में समकोण थे। ठीक, और चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, इसका मतलब वो वर्ग हो गया। अतः किसी वृत्त के अंतर्गत दिए हुए क्षेत्रफल का दिए हुए आयत का क्षेत्रफल यदि मैक्सिमम है तो वह आयत क्या होता है, वर्ग होता है। इस प्रकार से हम जो दिए हुए प्रश्न दिए हुए हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, दिए हुए कंडीशन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फलन का निर्माण करेंगे, और फलन के निर्माण करने के बाद मैक्सिमा या मिनिमा। ये ध्यान देना है कि जो चीज़ दी रहेगी उसको हम कांस्टेंट या अचर मान करके चलेंगे। जैसे लिख दे दी हुई लंबाई के लिए तो लंबाई अचर हो जाएगा, दिए हुए क्षेत्रफल के लिए यदि कह दे तो यदि कहता है दिए क्षेत्रफल के मतलब ए कांस्टेंट हो जाएगा। अभी आएगा दिए हुए तिरछी ऊंचाई के लिए, शंकु के लिए, तो एल कांस्टेंट हो जाएगा। ये ध्यान देना है कि जो दिया रहेगा उसको हम कांस्टेंट लेकर के चलेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को जो भी दिया रहे उसको आप सभी लोग हल करें। जो नहीं आया उसको आप व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर पूछें। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में भी है, मैक्सिमा मिनिमम BSc फर्स्ट ईयर में भी है, तो आपको हर जगह काम आएगी। ठीक, बाकी के लिए फिर हम लोग जो चीज़ है उसको हम अगले के जो वीडियो आएगा उसमें हम तब लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।